आज के इस वीडियो में कश्मीर के इतिहास के बारे में देखेंगे। कश्मीर के इतिहास से का वर्णन करने वाले अगर कोई प्रामाणिक व्यक्ति हैं तो वह है कल्हण। और कल्हण ने जो सबसे प्रमुख उसकी पुस्तक है वो क्या है, राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कल्हण ने किसकी चर्चा की है, कश्मीर के इतिहास के बारे में। थोड़ी सी इसकी संक्षिप्त चर्चा करते हैं। कल्हण कौन था? कल्हण है जो लोहार वंश के शासक थे, हर्षदेव, जिन्होंने 1068 से लेकर 1121 ईस्वी तक शासन किया था। इसके महामत्य थे कौन? चंपक। इस चंपक के पुत्र थे कल्हण। और इसके अग्रज किसके थे, यानी इसके दरबार में एक संगीतज्ञ थे कनक। कनक के ये क्या थे, बड़े भाई थे, अग्रज थे कौन? कल्हण। अब अगली बात कि कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना किसके समय की थी, तो ये हर्षदेव थे। हर्षदेव के पुत्र आगे हम चलते हैं, अन्य व्यक्ति हैं जय सिंह। जय सिंह के समय कल्हण ने किसकी रचना की थी, राजतरंगिणी की। और इसका यानी जो जय सिंह है वो लोहार वंश का अंतिम शासक भी था, तो अंतिम शासक के समय कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी। और इसका जो रचना काल बताया गया है वो 1147 से लेकर 1149 ईस्वी तक। हम अगर राजतरंगिणी की बात करें तो राजतरंगिणी के क्या दिया गया है, महाभारत काल से लेकर कश्मीर के युग तक का, यानी जो वर्तमान उसके समय का युग था कल्हण का, उस समय के युग का वर्णन राजतरंगिणी के अंदर किया गया है। और भारतीय इतिहास लेखन की बात करें, भारतीय इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक कोई पुस्तक है तो पहली प्रमाणिक पुस्तक कौन सी है, कल्हण की राजतरंगिणी है। और इस राजतरंगिणी की हम बात करें तो राजतरंगिणी जो है इसका शाब्दिक अर्थ, दो अर्थ हैं यहाँ पर, एक शाब्दिक अर्थ और दूसरा इसका भावार्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ है राजतरंगिणी का क्या होगा, राजाओं की नदी। राज तरंगिणी, राज का मतलब राजा, तरंगिणी का मतलब नदी, यानी राजाओं की नदी, ये शाब्दिक अर्थ। और भावार्थ की बात करें तो राजाओं की नदी का मतलब क्या है, राजाओं का इतिहास, राजाओं का इतिहास या उसका समय प्रवाह। और ये जो किताब है वो कवित रूप में है, संस्कृत भाषा में कविता के रूप में रची गई है। और इसके अंदर कुल, अगर ये तरंगिणी की बात करें तो तरंग यानी तरंग कितने हैं इसके अंदर, कुल तरंग है कितने, 8 तरंग हैं। और संस्कृत भाषा में श्लोक कितने हैं, संस्कृत भाषा में लिखी गई है और श्लोक इसके अंदर कितने हैं, 7826 लिखे गए हैं क्या, श्लोक। अब हम अलग अलग की बात करते हैं, इसके अंदर 1 2 3 अलग डिवाइजन किया है, इस प्रकार से अलग विभाजन है। 4 5 6 तरंग अलग हैं, 7 8 तरंग अलग हैं। 1 2 3 जो तरंग हैं उसमें कश्मीर का जो है, प्राचीन जो कश्मीर है उसके बारे में बताया गया है कि प्राचीन कश्मीर किस प्रकार का था। 4 5 6 यानी जो कश्मीर पर राजवंशों ने जिन शासन किया था, एक कारकोट वंश और दूसरा उत्पल वंश, इसके शासन के बारे में बताया गया है। और जो 7 8 है इसमें जो अंतिम वंश था कश्मीर का, राजवंश था लोहर वंश, उसके बारे में चर्चा की गई है। अब थोड़ी सी चर्चा इनके बारे में कर लेते हैं। जो प्रथम जो 1 2 3 तरंग हैं, इसके इतिहास लेखन के लिए इसने किसका सहारा लिया, राजतरंगिणी में इतिहास लेखन के लिए कल्हण ने किसका सहारा लिया, एक तो पौराणिक स्रोतों का, पौराणिक स्रोतों का उपयोग किया, अनुश्रुतियों का उपयोग किया इसने, अनुश्रुतियों के साथ ही मिथकों का उपयोग किया, यानी जैसी भी इसे कहानियां मिली उन सब को लेकर इसने पहले 3 तरंगों का निर्माण किया था। और पहले 3 तरंगों में है क्या, पहले 3 तरंगों में देखो, जो प्रथम 3 तरंग हैं इसके अंदर जो प्रथम तरंग में क्या है, देखो जो पांडव थे, पांडव के सबसे छोटे भाई कौन थे, सहदेव। सहदेव के बारे में बताया गया है कि इसने कश्मीर के अंदर राज्य की स्थापना की थी और उस समय वहां पर धर्म कौन सा था, वैदिक धर्म था। और हमने मौर्य वंश में देखा था कि जो अशोक है, अशोक ने यहाँ कौन सा नगर बसाया था, श्रीनगर बसाया था। और अशोक के पुत्र हैं कौन, जालौक थे। और कहते हैं जालौक ने यहाँ पर कौन से धर्म का, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था, बौद्ध धर्म का नहीं, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया था।
और हमने देखा था कुषाणों के अंदर जो कनिष्क हैं, कनिष्क के समय कश्मीर के जो कुंडल वन है उसके अंदर चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन इसलिए भी कश्मीर की प्राचीन कश्मीर के बारे में चर्चा होती है। और अगली जो चीज़ है, जो परवर्ती गुप्त हैं, गुप्तों के जो अंतिम जो राजा हुए हैं उनमें से एक हैं नरसिंह गुप्त बालादित्य द्वितीय। इससे हार गए थे भारत के अटिला कहा जाने वाले मिहिर कुल, और मिहिर कुल यहाँ से हारने के बाद में कहाँ चले गए थे, कश्मीर चले गए थे। और कश्मीर के राजा की वहाँ पर जाकर इसने क्या कर दी, हत्या कर दी। और स्वयं कहते हैं कि 1 वर्ष तक वहाँ पर इसने शासन किया था। ये है प्राचीन कश्मीर, यानी 1 2 3 वंश के अंदर जो दिया गया है। अब हम बात करते हैं 4 5 6, यानी इसके अंदर किस प्रकार के इसने जो इतिहास के पुनर्निर्माण में किसका सहारा लिया था। तो इतिहास के पुनर्निर्माण में इसने सहारा लिया था ऐतिहासिक अभिलेखों का। एक तो अभिलेख, और अभिलेखों के साथ में इस समय के जो बौद्ध स्रोत हैं उनसे इसने किसका निर्माण किया, 4 5 6 तरंगों का। और जो 4 5 जो 6 तरंग हैं इसके अंदर देखो कारकोट वंश की हम बात करते हैं पहले। इसके अंदर कारकोट वंश, जो कारकोट वंश हैं उसके स्थापना की थी एक व्यक्ति दुर्लभ वर्धन ने कब की थी, 7वीं शताब्दी के अंदर की थी। और कहते हैं अवेनसांग भी इस प्रकार से बताता है कि वास्तव में कश्मीर में कारकोट वंश की दुर्लभवर्धन ने स्थापना की थी। और इसके पुत्र थे दुर्लभक। दुर्लभक के 3 संतानें थी, एक चंद्रापीड़, एक तारापीड़ और एक अन्य मुक्तापीड़। और इसी प्रकार के देखो इनकी उपाधियां भी ऐसी थी। इसे कहते थे चंद्रापीड़ को वज्रादित्य, तारापीड़ को उदयादित्य और मुक्तापीड़ को ललितादित्य कहा जाता था। ये एकदम सीधा सरल था, ये सीधा सरल नहीं था, थोड़ा कुटिल था। लेकिन इनके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा अपन करेंगे नहीं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे क्योंकि इसे भारत का सिकंदर भी कहा जाता है। भारत का सिकंदर किससे कहा जाता है, ललितादित्य मुक्तापीड़ को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका साम्राज्य बहुत ही विस्तृत था। यानी अगर हम बात करें यहाँ इधर कश्मीर जो चीन है, चीन से लेकर आगे तिब्बत, तिब्बत से आगे जो असम के आगे अगर हम बात करें उड़ीसा, बंगाल, कर्नाटक, और इस प्रकार से इधर ईरान होता हुआ, ये इस प्रकार से इसका पूरा साम्राज्य था। किसका, मुक्तापीड़ ललितादित्य का। मतलब एशिया, मध्य एशिया, चीन, तिब्बत, असम, कर्नाटक, ईरान, यहाँ तक इसका। और गुप्तों के बाद में हम कह सकते हैं कि इसके समय है वो कश्मीर सर्वाधिक शक्तिशाली था। या तो इससे पहले गुप्तों का था और गुप्तों के बाद में इस समय कश्मीर सर्वाधिक शक्तिशाली था। और थोड़ी सी चर्चा हम इसके बारे में और करते हैं कि जो यहाँ पर ललितादित्य मुक्तापीड़ था, इसी समय यहाँ पर अगर हम उत्तर भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर कन्नौज की बात करते हैं तो कन्नौज में उस समय शासक था यशोवर्मन। यानी कह सकते हैं हम कि जो हर्ष है, हर्ष से 75 वर्ष बाद कन्नौज पर कौन शासन कर रहा था, यशोवर्मन कर रहा था। और इन दोनों की आपस में बनती थी। और इन दोनों ने, किसने, यशोवर्मन और ललितादित्य मुक्तापीड़ ने चीन, ये जो चीन है, चीन में एक दूत भेजा। और उस समय अरबों का आक्रमण हुआ था, उसके खिलाफ, अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए इन दोनों ने मिलकर चीन में दूत भेजा। अरब यानी जब मोहम्मद बिन कासिम आ गया था और उसकी बाद में वहां पर निर्मम तरीके से हत्या हो गई, तो उसके बाद में अरबों का आक्रमण का ये समय है। तो अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए चीन में दूत भेजा और इन सब ने मिलकर अरबों को यहां से मार भगाया। अरबों को मार भगाने के बाद में हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी मनमुटाव हो गया था किन के बीच के अंदर, यशोवर्मन और ललितादित्य के बीच में। और इसके कारण ललितादित्य ने यशोवर्मन पर, यानी यहाँ से कश्मीर से किस पर आक्रमण कर दिया जी, कन्नौज पर इसने आक्रमण कर दिया। तो कन्नौज को हराता हुआ, कन्नौज से ये बंगाल को हराया, बंगाल को हराने के बाद में उड़ीसा, फिर जो ये कृष्णा नदी है,
कृष्णा, कावेरी, ये क्षेत्र यहाँ जीतने के बाद में यहाँ पर ये मालवा को जीतता हुआ, काठियावाड़ को जीतता हुआ, इस प्रकार से इसने बहुत सारे क्षेत्रों को इसके बाद में विजित किया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। अब थोड़ी सी बात हम करते हैं इसकी, यशोवर्मन है, यशोवर्मन की दरबारियों की। दो इसके दरबारी मुख्य हैं जिनकी कविताएं किताबें बार बार अपने को देखने को मिलती हैं। एक इसका दरबारी है भवभूति, और दूसरा दरबारी था इस प्रकार का ही वाकपति, भूतिपति। जो भवभूति है इसने किताब लिखी थी, एक तो मालती माधव। मालती माधव क्या है? मालती और माधव इसकी प्रणय कथा है इसके अंदर। मालती माधव की प्रणय कथा है किसके अंदर? मालती माधव में। एक किताब है इसकी उत्तर रामचरित, जिसके अंदर भगवान राम के राज्याभिषेक के बारे में बताया गया है। और एक किताब है इसकी महावीर चरित, ये भगवान श्री राम और हनुमान की जीवन गाथा के बारे में वर्णन बताती है। और वाकपति की जो मुख्य पुस्तक है गॉड हव, इसके अंदर जो वाकपति यानी जो ये मनमुटाव वाली बात है वो सब कुछ इसके अंदर कही गई है। ललितादित्य जो मुक्तापीड़ है वो कश्मीर के जो अनंतनाग जो जिला है, अनंतनाग जो वर्तमान में जिला है, वहाँ पर एक सूर्य का मंदिर भी बनाता है, सूर्य का मार्तंड मंदिर। ये इसकी निर्माण कला के बारे में बताता है कि सूर्य के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। भारत में भी एक प्रसिद्ध सूर्य का मंदिर है, उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर। और कहते हैं कि इसके बाद में जब 13वीं 14वीं शताब्दी के अंदर एक शासक बनता है सिकंदर बुक्त सिकन, ये इस मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है, मंदिर को तोड़ने का प्रयास करता है, हिंदुओं पर और बहुत सारे अत्याचार भी करता है। लेकिन इसके विपरीत ही इसका पुत्र जन्म लेता है जिसका नाम है जैनुल आबदीन। कश्मीर के इतिहास में इसका नाम बड़े शान के साथ में लिया जाता है, और इसी प्रकार का इसका उपाधि भी इसे मिली हुई है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है इसे। यानी इसने कोई भेदभाव नहीं किया हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर, और अपने पिता के सभी फैसलों को इसने पलट दिया था। और इस वंश का जो अंतिम शासक है, कौन से वंश का? कारकोट वंश का। कारकोट वंश जो है इसका अंतिम शासक कौन था? जयापीड़ विनयादित्य। जयापीड़ विनयादित्य था। अगले वंश की हम बात करते हैं, क्योंकि इसी तरंग में है, 4 5 6 तरंग के अंदर ही हम बात करते हैं उत्पल वंश की। उत्पल वंश के संस्थापक, यानी हम संस्थापक की बात करें तो संस्थापक था इसका अवंतीवर्मन, और अवंतीवर्मन इसका एक महान शासक ही था। ये एक लोकोपकारी शासक था, यानी जनता की भलाई चाहने वाला, और इसी के तहत इसने नहरों का निर्माण भी करवाया था। यानी अपने साम्राज्य के अंदर नहरों का निर्माण और झेलम नदी पर बांध बनाकर, यानी झेलम नदी पर बांध बनाकर इसने नहरों का निर्माण कार्य करवाया था। और इसका जो मंत्री था एक बहुत ही योग्य मंत्री था, इसका नाम इसके साथ में आता है, शूर नाम था उसका। इसके साथ मिलकर इसने शासन किया था। और निर्माण कला की बात करें तो इसने अवंतीपुर नगर बसाया था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारियों के अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है। जो अवंतीवर्मन है उसके उत्तराधिकारी जो भी हैं उसके अंदर गृह युद्ध छिड़ जाता है, और उस गृह युद्ध के अंदर विजेता रहते हैं शंकर वर्मन। शंकर वर्मन है वो इस प्रकार से गृह युद्ध के कारण यहाँ पर इसके पास क्या हो जाती है जी? धन की कमी हो जाती है, और इस धन की कमी को पूरा करने के लिए वो जनता पर क्या लगा देता है? टैक्स लगा देता है। इसके कारण ये जनता के अंदर अलोकप्रिय सिद्ध हो जाता है, जनता के अंदर लोकप्रिय नहीं रहता है। अगले शासक का इसके अंदर नाम आता है क्षेमेंद्रगुप्त। क्षेमेंद्रगुप्त है वो 950 से लेकर 958 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसकी पत्नी रानी दिद्दा शासिका बनती है, और ये 958 से लेकर 1003 ईस्वी तक ये शासन करती है। कहते हैं ये 52 युद्ध कलाओं के अंदर निपुण थी, और नियुद्ध कला भी ये बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। नियुद्ध कला क्या होती है? बिना शस्त्रों के लड़ाई को नियुद्ध कला कहा जाता है, और ये 150 युद्धों की विजेता थी। लेकिन कल्हण अपने राजतरंगिणी में इसे चरित्रहीन बताता है, कहता है कि इसका एक तुंग नामक चरवाहे से प्रेम था। और अगले हम वंश की बात करेंगे, अगले जो तरंग हैं उसके अंदर, यानी जो 7 8 जो तरंग हैं,
7-8 तरंग है, उसके अंदर कौन से वंश का इतिहास बताया गया है? लोहर वंश का। यानी जो रानी दिद्दा है वो अपने भतीजे को अंतिम समय में, अपना जो इसका भतीजा था कौन, संग्राम राज को सिंहासन सौंप देती है, और संग्राम राज जो है वो कौन से वंश की स्थापना करता है? लोहर वंश की। इसका मंत्री, संग्राम राज का मंत्री यही तुंग, और एक बठिंडा का शाही शासक था। शाही शासक कौन था? त्रिलोचन पाल। ये दोनों साथ मिलकर मोहम्मद गजनवी को 2 बार हराने में, मोहम्मद गजनवी को 2 बार हराने में सफल रहते हैं। कौन? तुंग और बठिंडा का शासक है त्रिलोचन पाल। इसके बाद में अगले जो शासक मुख्य आते हैं, इसके अंदर हैं हर्ष कहते हैं, इसके अंदर सद्गुण भी थे और दुर्गुण दोनों का समावेश था। इसके अंदर दोनों प्रकार के गुण थे। कैसे? देखो, सद्गुण ऐसे थे कि ये अपनी विद्वता के लिए विश्व में प्रसिद्ध था, और दुर्गुण इस प्रकार से थे कि एक शासक के रूप में वो कैसा था? क्रूर और अत्याचारी था। क्रूर था ही, और क्रूर के साथ में अत्याचारी भी था। इसलिए इसे कहा जाता था कश्मीर का नीरो। क्यों कहा जाता था इसे कश्मीर का नीरो? यानी इसने अपने स्वयं के लिए फिजूल खर्ची की, यानी जो खर्चे नहीं चाह रहे थे वो भी खर्चे किए, स्वयं फिजूल खर्ची कर रहा है, और जनता पर यह क्या लगा रहा है? इसके बदले में टैक्स लगा रहा है। और आंतरिक विद्रोह और फिजूल खर्ची के कारण इसे क्या लगाना पड़ा? जनता के ऊपर टैक्स लगाना पड़ा। इसलिए जनता में क्या हो गई जी? अशांति और अव्यवस्था का यहां पर माहौल कायम हो जाता है। तो इस प्रकार के माहौल में 2 भाई जिम्मा उठाते हैं, एक उच्चल और एक सुसल। ये दोनों मिलकर इसके पुत्र सहित, यानी हर्ष के पुत्र सहित हर्ष की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। इसके बाद में जो अंतिम शासक हैं, अंतिम शासक कौन रहते हैं यहाँ पर? जय सिंह का शासनकाल रहता है 1127 से लेकर 1159 तक। तो हम इसके बारे में सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इसके समय कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी को पूरा किया था। यानी इसी के इतिहास के साथ में ही कल्हण की राज तरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है, ये हम कह सकते हैं। अगर हम कल्हण की राज तरंगिणी की अब थोड़ी सी और चर्चा करें, तो ये जो कल्हण की राज तरंगिणी है, ये एक निष्पक्ष और निर्भय करती है। क्यों है? क्योंकि ये इसका दरबारी नहीं था, यानी इसे किसी प्रकार की दरबार से सहायता नहीं मिली। कल्हण के खुद के शब्द भी हैं ऐसे कि एक इतिहास लेखक है, सच्चा होना चाहिए, और इसकी जो वाणी है वो किसके समान होनी चाहिए? न्यायाधीश के समान, राग द्वेष और विनोद, यानी इस प्रकार के उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। राग द्वेष उसके अंदर भावना नहीं होनी चाहिए, तभी उसकी क्या हो सकती है जी? प्रशंसा हो सकती है, अन्यथा उसकी प्रशंसा नहीं हो सकती। अब ये बताता है कि मैंने राज तरंगिणी की रचना क्यों की, रचना करने के इसके उद्देश्य क्या थे। तो एक तो ये कहता है कि मैं पुराने राजवंशों की जानकारी देना, यानी पुराने राजवंशों की जानकारी इससे मिल सकती है, एक उद्देश्य ये था। दूसरा क्या करना है जी? पाठकों का मनोरंजन करना है, मनोरंजन करना है। और फिर अगली चीज, यानी अतीत से लोग शिक्षा लें, अतीत से शिक्षा। और मूल जो इसका उद्देश्य क्या है कि ये मूल उद्देश्य की हम बात करें कि कश्मीर के जो राजवंश हैं, कश्मीर के राजवंशों की ये वंशावली देना चाहता था, कश्मीर के राजवंशों के बारे में। और अगली बात हम करेंगे, देखो यहाँ पर जो हर्ष है, हर्ष की जब हत्या हो गई तो इस समय जो माहौल है वो कैसा हो गया? अनिश्चय, अव्यवस्था, इस प्रकार का माहौल हो जाता है। यानी गृह युद्ध और संघर्ष के बाद का जो वातावरण है, ये एक अन्य तत्व है जिसने उसे राज तरंगिणी रचना करने की प्रेरणा दी। किसने? हर्ष की मृत्यु के बाद में जो गृह युद्ध और संघर्ष का जो युग हो गया था, उसके बाद में जो अनिश्चय और अव्यवस्था का वातावरण हो गया था, इसने कल्हण को इतिहास लिखने के लिए प्रेरित किया था। इसकी इच्छा थी कि लोग अतीत से शिक्षा ग्रहण करें, अपनी गलतियों से वो सबक लें। उन्हें राज्य की तरफ से कोई सहायता नहीं मिलेगी, यानी राज्य की तरफ से सहायता इसे नहीं मिली। राज तरंगिणी लिखने के लिए राज्य से उसे कोई सहायता नहीं मिली। इसके कारण इसकी जो रचना है वो परिस्थिति परक नहीं रहकर उससे ऊपर उठने में सफल हो सकी।
कल्हण ने राजतरंगिणी लिखने के लिए किन किन जो स्रोत हैं जिनकी इसने जांच पड़ताल की थी। तो जो स्रोत हैं जिनकी जांच पड़ताल इसने की थी, वो एक तो इस अपने से पहले के 11 विद्वानों के लेख, 11 विद्वानों के लेख जिन्होंने इसे क्या दी थी, राजाओं की उसके कालों के अनुसार सूचना, यानी राजाओं की काल कर्मानुसार सूची दी थी। लेकिन इसने उन विद्वानों को भी नहीं छोड़ा और उन जो विद्वान थे उनकी विवेचन जो पद्धति थी उसकी कमियों की ओर भी इसने इशारा किया कि जी ये इस प्रकार की कमियां थी, तो इनकी कमियों की ओर इशारा, और इन विद्वानों से इसे क्या मिली, राजाओं की काल कर्मानुसार सूची मिल गई थी। और दूसरी अगर हम बात करें कि ये अनुश्रुतियों, परंपराओं और इस क्षेत्र में जो पुस्तक लिखी गई थी इस समय की, जो जिसके अंदर देखो नीलमत जो पुराण है, इन सभी का इसने उपयोग किया था जांच पड़ताल के लिए। और अगले जो जांच पड़ताल के लिए इसने देखो जिसका सहारा इसने लिया था, जो मंदिर हैं और अन्य जो भी भवन उस समय बने हुए थे, अन्य जो भी भवन हैं उस पर जो अभिलेख खुदे हुए थे, अभिलेख जो खुदे हुए थे उनका इसने उपयोग किया। और इसने किसका उपयोग किया, जो पूर्ववर्ती जो भी राजा थे, इससे समय से पूर्व जो भी राजा हुए उन्होंने जो भी भूमि दान किया या धर्मदाय किया, इसके बारे में जो अभिलेखों से उसे मिला, तो ये भी इसने उपयोग किया। और अपने से जो पूर्ववर्ती सूर्यों के जो 11 ग्रंथ थे, पूर्ववर्ती जो सूर्य हैं, इससे पूर्व के जो पूर्ववर्ती सूर्य हैं उनके जो 11 ग्रंथ हैं, और नीलमत पुराण के अतिरिक्त, नीलमत पुराण की अपन चर्चा कर चुके हैं, नीलमत पुराण के अतिरिक्त क्या है देखो, उससे भी इसने लाभ उठाने की कोशिश की है। यानी प्राचीन जो राजा हैं, जो प्राचीन राजाओं के प्रतिष्ठासन, वास्तुशासन, प्रशस्ति पट, ये इस प्रकार की चीजें जो उसको मिल गई, शास्त्र, भग्नावशेष, सिक्के, लोक श्रुति, इन जो भी ये पुरातात्विक साधन हैं, पुरातात्विक ये साधन है, इससे भी इसने लाभ उठाने का प्रयास किया था। और अपने जो आश्रयदाता था, कौन इसका आश्रयदाता कौन था, महाराजा जय सिंह, महाराजा जय सिंह, इसके गुणदोष का भी इसने विवेचन किया था, यानी इसके अंदर इसने तटस्थता का परिचय दिया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कल्हण की राजतरंगिणी एक प्रशस्ति पर करती नहीं होकर इससे काफी ऊपर उठ गई थी और भारत के इतिहास की यह पहली प्रमाणिक पुस्तक है।